नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन। देखिए, इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आने वाले हर एक एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। अभी रिसेंटली आपका एचपी टेट का पेपर भी जो है वो होने वाला है, और एचपी टेट के लिए हमने एक अलग से जो है वो ये जो है वो सीरीज़ चलाई हुई है। इसकी प्लेलिस्ट भी अलग से बना दी गई है। आपके कमेंट्स आ रहे थे कि इस सीरीज़ को कंटिन्यू जो है वो किया जाए, और इस बात की तो मैं ही गारंटी देता हूं कि अगर आपका रिस्पांस अच्छा मिलता है तो अगर कंटिन्यू हमने 10-15 वीडियो ऐसी डिस्कस कर ली पेपर से पहले, तो डेफिनेटली टैट में 90+ मार्क्स तो आपके इजीली आ ही जाएंगे। और खासकर जिनके 2-3 नंबरों से गैप रह जाता है ना टैट में क्वालिफाई करने के लिए, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ से मिलने वाली। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 65 से जो है वो डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे, और इस सीरीज़ की कंटिन्यूटी आपके रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करती है कि आपका रिस्पॉन्स, आपके लाइक, आपके कमेंट्स किस तरह के रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 से जो है अभी हम डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं नोमैड मैन स्टार्टेड सेटलिंग इन, तो बोलते हैं खानाबदोश मनुष्य ने डैश में अधिवास की शुरुआत की थी। देखो, अगर हम नोमैड मैन की बात करेंगे कि जो खानाबदोश इंसान था उसने कब से जो है वो सेटल डाउन करना स्टार्ट किया, तो उसने नियोलिथिक एज से जो था वो स्टार्ट किया था रहना। नियोलिथिक एज जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो सबसे पहले स्टोन एज आती है। स्टोन एज में भी हमें पैलियोलिथिक एज यानी कि पूरा पाषाण काल देखने को मिलता है, मेजियोलिथिक एज मध्य पाषाण काल देखने को मिलता है, और नियोलिथिक एज यानी कि नव पाषाण काल देखने को जो है वो मिलता है। अगर हम नव पाषाण काल की बात करते हैं तो उसमें हमें जो है वो सेटलमेंट देखने को मिलती है, उसमें हमें हैंडमेड पोट्री देखने को मिलती है, उसमें ही हमें देखने को मिलता है कि पॉलिशदार हथियार जो था वो बनाए गए, पत्थर के जो औजार थे उनको पॉलिश करना भी जो था वो इंसान ने स्टार्ट कर दिया था। तो ये आपने नियोलिथिक एज के बारे में जो है वो ध्यान रखना है। वैसे ही जब आप स्टोन एज के बारे में बात कर रहे हैं तो भीमबेडका की गुफाएं, ये भी पता होना चाहिए कि ये जो भीमबेडका की गुफाएं हैं इनके बारे में क्वेश्चन पूछ जाता है कि ये कहाँ पर स्थित हैं। तो ये भोपाल में स्थित है, भोपाल मध्य प्रदेश में जो है ये स्थित है। भीमबेडका की गुफाएं क्या यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में जो है शामिल है? बिल्कुल, यूनेस्को ने जो है वो भीमबेडका की जो शैल चित्र है यहाँ के, उनको अपनी विरासत सूची में जो है वो सम्मिलित किया है। तो पता चल गया कहाँ पर है ये, यूनेस्को में है या नहीं है। इतना सारा आपने भीमबेडका के बारे में भी ध्यान रखना है। साथ में 66 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच गॉड वाज नॉट वर्शिप्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ऋग्वेदिक आर्यंस। तो बोलते हैं कि ऋग्वेदिक आर्यों के समय में कौन से देवता की पूजा नहीं होती थी। अगर आप देखेंगे टैट के प्रीवियस पेपर्स को उठा के, तो एक तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, वहाँ से एक आध क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, और ऋग्वेदिक पीरियड से भी क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिलता है। तो ऋग्वेदिक पीरियड में बोलते हैं कि इनमें से कौन सा आर्यों के देवता नहीं थे, कौन से देवता की पूजा नहीं होती थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। शिव, भगवान शिव की पूजा उस टाइम नहीं की जाती थी। उस टाइम इंद्र, अग्नि, मारुत इस तरह के देवता जो था वो होते थे। अगर हम इन्हीं देवताओं की बात करें कि क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, या फिर किस किस तरह से जो है वो देवताओं को माना जाता था। ऋग्वैदिक देवताओं में देखिए मारुत जो होते थे, मारुत यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, ये आंधी तूफान के देवता जो था वो हुआ करते थे। उसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पर हमें जो है वो अश्विन देवता देखने को मिलते हैं जो कि चिकित्सा के देवता हुआ करते थे। हमें यम देखने को मिलते हैं जो मृत्यु के देवता हुआ करते थे। हमें मित्र देखने को मिलते हैं जो प्रतिज्ञा के देवता हुआ करते थे। सरस्वती हमें देखने को मिलते हैं जो कि नदी की देवी हुआ करती थी, और बाद में विद्या की देवी के नाम से भी जाने लगे। तो ये आपने ऋग्वैदिक गॉड्स के बारे में ध्यान रखना है। भगवान शिव का जो है वो इतना मेंशन नहीं है ऋग्वैदिक पीरियड में। और जब बात हो ही रही है ऋग्वैदिक पीरियड की, तो आपने ध्यान रखना है कि 10 राज्य युद्ध भी हुआ था। ये युद्ध कौन सी नदी के किनारे हुआ था? तो ये युद्ध रावी नदी के किनारे जो था वो हुआ था। ये भी पता होना चाहिए युद्ध कौन सी नदी के किनारे हुआ था। ऋग्वेद में हमें जो है वो, अगर हम ऋग्वेद की भी बात करें तो ऋग्वेद में हमें अलग अलग नदियों का मेंशन देखने को मिलता है। लगभग 21 नदियों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है, जिसमें सिंधु नदी जो है इसका उल्लेख सबसे अधिक बार जो है वो किया गया है। साथ में ही ध्यान रखना है कि ऋग्वेदिक आर्यों की जो सबसे पवित्र नदी थी वो सरस्वती नदी जो था वो हुआ करती थी। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच दिल्ली सुल्तान एस्टेब्लाइज द डिप्लोमेटिक रिलेशन विद चाइना। तो बोलते हैं कि कौन सा दिल्ली सुल्तान ऐसा था जिसने जो था वो चीन के साथ अपने राजनयिक संबंध जो था वो स्थापित किए थे। तो चीन के साथ जलाउद्दीन खिलजी था। जलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो था वो अपने राजनयिक संबंध जो था वो स्थापित किए गए थे। अगर हम खिलजी साम्राज्य की बात करते हैं, खिलजी वंश की बात करते हैं, तो वहाँ से भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रिवाइज करेंगे हम। देखिए, खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पहले तो यही क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाएगा। तो खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। जो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी है ये एक नवीन मुसलमान भी कहलाता था। तो क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि कौन सा खिलजी शासक ऐसा था जो नवीन मुसलमान कहा गया जिसको, तो वो नवीन मुसलमान यही जो था वो कहलाता था। साथ में ही जलालुद्दीन खिलजी जो था ना, इसने अपने भतीजे अलाउद्दीन से जो है वो मिलने के लिए एक बार
गया था, जहाँ पर इसका भतीजा था जिसके द्वारा छल पूर्वक जो था वो इसे मार दिया गया था। और फिर बाद में चलकर अलाउद्दीन खिलजी वो बना। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो उसका बचपन का नाम गुरसास्प जो था वो हुआ करता था। गुरसास्प उसका बचपन का नाम हुआ करता था। ये भी पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम जो था वो क्या हुआ करता था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में तो आप पढ़ते ही हैं, क्योंकि उसने चित्तौड़ की लड़ाई आपने पढ़ी है, जो कि लगभग 1303 में हुई थी। उस टाइम में रतन सिंह का शासन हुआ करता था। अलाउद्दीन खिलजी ने जो था वो खिलजी वंश का ही सरदार हुआ करता था। इसने ये युद्ध जो था वो किया था। और भी इसके द्वारा बहुत ज़्यादा रिफॉर्म जो था वो लाए गए थे। अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल के दौरान ही जो था वो अमीर खुसरो नामक जो था वो प्रसिद्ध जो था वो विद्वान हुआ करते थे। तो समकालीन किसके हुए? अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन ये हुए अमीर खुसरो, वो भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन बोलते हैं हु वर द मोस्ट पॉपुलर सूफीज। तो बोलते हैं कि इनमें से सबसे प्रसिद्ध, सबसे लोकप्रिय सूफी जो था वो कौन थे? सबसे लोकप्रिय सूफी की अगर बात की जा रही है तो वो थे राबीन। राबीन ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। यहाँ से इतना ही ध्यान रखिए, मोस्ट पॉपुलर सूफी जो था वो कौन थे? मोस्ट पॉपुलर सूफी आपको पता चल गया कौन थे, राबीन थे। अगला क्वेश्चन देखिए 69। तो बोलते हैं डच फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड देयर होल्ड इन इंडिया इन 1605 एट। तो बोलते हैं कि 1905 में भारत में डच ने अपना सबसे पहला जो साम्राज्य स्थापित किया था वो कहाँ पर किया था? तो डच के द्वारा सबसे पहला साम्राज्य अपना कहाँ पर स्थापित किया गया था? वो 1605 में किया गया था। और वो किया गया था कहाँ पर स्थापित? मसौलीपट्टनम में जो था वो किया गया था। मसौलीपट्टनम, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। देखिए डच हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी जो था वो थे, ये आपने ध्यान रखना है। 1605 में मसौलीपट्टनम में इन्होंने अपनी एक स्थायी डच फैक्ट्री जो था वो उसकी स्थापना जो था वो की थी। उसके बाद भारत में इनके द्वारा अलग अलग कारखाने बनाए गए। 1610 में पुलिकट में इनके द्वारा कारखाना बनाया गया। 1616 में सूरत में अपना कारखाना बनाया गया। उसी तरह 1663 में हमें देखने को मिलता है कि इन्होंने कोचीन में भी अपना कारखाना जो था वो बनाया था। भारत में जो सबसे पहले आगमन होता है वो पुर्तगालियों का होता है। सबसे पहले जो पुर्तगाली यात्री आया था वो था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा 90 दिनों की समुद्री यात्रा करने के पश्चात भारत आकर पहुंचा था। 1498 की बात है कि ये भारत आकर जो था वो पहुंचा था। फिर पुर्तगालियों के बाद हमें दूसरे नंबर पर देखने को मिलता है कि डच आए थे। डच के बाद जो था वो ब्रिटिश आए थे। ब्रिटिश के बाद हमें चौथे नंबर पर डेन देखने को मिलते हैं। 5वें नंबर पर हमें फ्रांसीस देखने को जो है वो मिलते हैं। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि क्रोनोलॉजिकली किस किस तरह से कौन कौन आया और सबसे पहले डच के द्वारा अपनी फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई थी वो भी क्लियर यहाँ पर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ। तो बोलते हैं कि किसके काल में ये जो गंधार शैली थी इसका विकास जो था वो हुआ था? अगर हम गंधार शैली की बात करते हैं, गंधार शैली जो था वो कुषाणों के टाइम में जो था वो फली फूली थी। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हाँ, कुषाणों के बारे में भी हम पढ़ते हैं कि इनके भी अलग अलग शासक जो था वो हुए कनिष्क। कनिष्क मोस्ट फेमस जो था वो हुए, तो कनिष्क के बारे में भी क्वेश्चन बनेंगे। कनिष्क जो था वो मोस्ट फेमस कुषाण शासक जो था वो हुआ करता था। इसके कार्यकाल के दौरान जो था वो कुछ दरबारी हुआ करते थे, जैसे कि इसके दरबार में जो विद्वान रहते थे उनमें अश्वघोष आते थे, नागार्जुन आते थे, चरक आते थे, पार्श्व आते थे, वसुमित्र आते थे। तो ये जो था वो इनके कार्यकाल के दौरान जो था वो प्रसिद्ध जो था वो विद्वान हुआ करते थे। इनके द्वारा जो था वो गंधार और मथुरा शैली को भी जो था वो शरण दी गई थी। कहा जाता है कि ये जो मूर्ति कला है गांधार की और मथुरा की, इसका जन्म भी जो था वो कनिष्क के कार्यकाल के दौरान ही हुआ था। कनिष्क कला और साहित्य को जो था वो बहुत ज़्यादा जो था वो संरक्षण देता था, तो इसको महान संरक्षक के रूप में भी जाना जाता है, जो कि संस्कृति को जो था वो काफ़ी प्रोटेक्ट करके रखता था, काफ़ी शरण अपने कार्यकाल के दौरान देकर रखता था। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फाउट इन। तो बोलते हैं कि पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी? पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई, तो पता होना चाहिए। काफ़ी टाइम से एंशिएंट हिस्ट्री वैसे हमने रिवाइज नहीं भी की है, तो आपको टच में रहना ज़रूरी है। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई, दूसरी लड़ाई कब हुई, तीसरी लड़ाई कब हुई, वो हम जानेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले तो पानीपत की दूसरी लड़ाई की यहाँ पर बात की गई है। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी वो 1556 में जो था वो हुई थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, पानीपत की जो दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी, किस के बीच में हुई थी, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो पानीपत की ये दूसरी लड़ाई 1556 में, एक तो अकबर था एक साइड, दूसरी साइड जो था वो अकबर की दूसरी साइड जो था वो कौन हुआ था? हेमू हुआ करता था। हेमी हुआ करता था। हेमू को यहाँ पर हरा दिया गया था अकबर के द्वारा। और
उससे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी, 1526 में ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। सेकंड बैटल जो था वो 1556 में हुई थी। पहली बैटल जो हुई थी पानीपत की वो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुई थी। बाबर के द्वारा जो था वो इब्राहिम लोधी को यहाँ पर हरा दिया गया था। अगर हम बात करते हैं तीसरी लड़ाई जो था वो कब हुई थी पानीपत की, वो 1761 में जो था वो हुई थी। 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो था वो हुई थी। और ये जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी इसके पहले भी बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, जैसे कि हल्दी घाटी की लड़ाई हमें देखने को मिलता है। ये हल्दी घाटी की लड़ाई जो था वो 1576 में जो था वो हुई थी। हल्दी घाटी की लड़ाई भी आपने यहाँ पर नोट की। और 1757 में हमें देखने को मिलता है प्लासी का युद्ध जो था वो हुआ था। 1760 बाद के बाद 57 के बाद 1764 में हमें देखने को मिलता है कि प्लासी के बाद जो था वो बक्सर का युद्ध 1764 में जो था वो हुआ था। ये तो ये 5-6 लड़ाइयाँ अलग अलग हुई, इनको ध्यान रखें। 72 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं क्रिप्स मिशन विजिटेड इन इंडिया। तो बोलते हैं क्रिप्स मिशन के द्वारा भारत की यात्रा कब की गई थी। क्रिप्स मिशन भारत की यात्रा पर 1942 में जो था वो आया था। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत की यात्रा पर आया था। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे, अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे। एक तो आपको क्रिप्स मिशन का पता चल गया, एक कैबिनेट मिशन आता है उसी तरह का। कैबिनेट मिशन था 1946 का, कन्फ्यूजन हो जाता है क्रिप्स और कैबिनेट में। तो कैबिनेट 1946 का मिशन था और क्रिप्स मिशन जो था वो 1942 का था। 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन भी जो था वो शुरू हुआ था, जिसमें गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा जो था वो दिया गया था। 1942 की अगस्त क्रांति भी आपने ध्यान रखनी है। और 1942 से पहले 1940 में 1940 में जो था वो इंडिविजुअल सत्याग्रह भी जो था वो हुआ था। इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 में जो था वो हुआ था। उससे पहले अगस्त प्रस्ताव आया था। अगस्त प्रस्ताव जो था वो कब आया था, वो 1940 में आया था अगस्त प्रस्ताव। तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट होता है, इंडिविजुअल सत्याग्रह जिसको कहते हैं। 1942 में जो है क्रिप्स मिशन होता है। 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं 1946 जब कैबिनेट जो मिशन योजना है वो आती है। और 1947 में माउंटबेटन योजना भी एक आती है। माउंटबेटन योजना भी आपने ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु हैज़ द फाइनल राइट टू सैंक्शन द एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक मनी इन इंडिया। तो बोलते हैं कि जो भारत में लोक धन का खर्च होता है उसकी स्वीकृति का अंतिम अधिकार किसके पास होता है। उसका जो अंतिम अधिकार होता है वो प्रेसिडेंट के पास होता है। यहाँ पर फाइनल राइट पूछा गया है, 73 का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए हमारे पास जो है वो अलग अलग तरह के फंड जो है वो आते हैं। एक तो हमारे पास आता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आता है। एक कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया आता है। ये जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है ये आर्टिकल कौन सा आता है, आर्टिकल 266 जो है ये आता है। और उसी तरह कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, ये आर्टिकल नंबर 267 जो है वो आता है। हमारे पास अलग अलग तरह की लिस्ट भी आती हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट आती है, कंकरेंट लिस्ट आती है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि पुलिस, जब हम पुलिस की जो सीरीज़ पढ़ रहे हैं, पुलिस कांस्टेबल के लिए हमने जो सीरीज़ चलाई है, तो हमने वहाँ पर क्या पढ़ा था कि पुलिस कौन सी लिस्ट में जो है वो आता है। तो पुलिस जो है वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, ये ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पर एजुकेशन के लिए पढ़ रहे हैं। एजुकेशन, इनके टेट का एग्जाम है तो एजुकेशन को मान के चलिए। एजुकेशन कौन सी लिस्ट में आता है, तो एजुकेशन जो है ना, सिंपल एजुकेशन, वो कंकरेंट लिस्ट में जो है वो आता है। कंकरेंट लिस्ट में ही हमें जो है वो देखने को मिलता है। फॉरेस्ट, वेट एंड मेजर भी वहाँ पर देखने को मिलता है। मैरिज, डाइवोर्स, पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रग्स हो गया, और न्यूज़पेपर हो गया, बुक्स हो गया, प्रिंटिंग प्रेस हो गया, ये सारे हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं, ये हमें कंकरेंट लिस्ट में जो है वो देखने को मिलते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं परंतु हमने सिंपल से सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर जान लिए। 74 क्वेश्चन नंबर देखिए, बोलते हैं पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन आर गिवन इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इलेक्शन कमीशन के पास कुछ पावर्स होती हैं। इलेक्शन कमीशन के पास जो पावर होती हैं बोलते हैं वो कौन से आर्टिकल में आती हैं, कौन से आर्टिकल इलेक्शन कमीशन की पावर के साथ जो है वो डील करता है। तो ये है आर्टिकल नंबर 324 आपका। 324 आपका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया आपका आर्टिकल। मान लो एग्जामिनर को क्वेश्चन कुछ और पूछना है, वो पूछ लेगा कौन सा पार्ट पूछ लेगा। वो पार्ट है 15 पार्ट, ठीक है जी। आपने पार्ट ध्यान रखना है, 15x भी इस तरह से लिखेंगे 15। ये 15 पार्ट है जो कि बात करता है किसका, आपने ध्यान रखना है इलेक्शन कमीशन के बारे में ये बात करता है। यहाँ पर आर्टिकल 280 भी जो है वो दिया गया है, 280 आर्टिकल भी दिया गया है। ये फाइनेंस कमीशन से जो है वो बात करता है, फाइनेंस कमीशन के साथ डील करता है। और फाइनेंस कमीशन ये आता कौन से आर्टिकल, ये आता कौन से पार्ट में है जो फाइनेंस वगैरह है। अगर हम फाइनेंस की बात करते हैं तो फाइनेंस, प्रॉपर्टी, ये आर्टिकल ये
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 12 में जो है वो आता है। आर्टिकल 280 हो गया, पार्ट 12 हो गया। उसी तरह यहाँ पर आर्टिकल 356 भी दिया गया है। आर्टिकल 356 हमने पढ़ा है इमरजेंसी यानी कि प्रेसिडेंट रूल की ये बात करता है। तो प्रेसिडेंट रूल यानी कि इमरजेंसी की ये बात करता है। तो इमरजेंसी के जो प्रोविज़न दिए गए हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में दिए गए हैं? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 18 है जिसमें ये बात की गई है इमरजेंसी प्रोविजंस की। तो इमरजेंसी प्रोविजंस का पार्ट भी आपने ध्यान रखना। तो ये 2-3 यहाँ से इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी हमने डील कर लिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इंग्लिश इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो बोलते हैं कि इंग्लिश इनमें से कौन से स्टेट का जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है? तो इंग्लिश जो है वो नागालैंड का ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। देखिए, नागालैंड का ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज से डील करता है? तो पार्ट नंबर 17 जो है ना वो ऑफिशियल लैंग्वेज से डील करता है। ये भी आपने ध्यान रखना। पार्ट नंबर 17 ऑफिशियल लैंग्वेज से डील करता है और नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो क्या है? वो है इंग्लिश। अब हम लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कौन सा शेड्यूल है जो लैंग्वेजेस की बात करता है? तो 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लैंग्वेजेस की बात करता है। 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस दी गई हैं? 22 लैंग्वेजेस जो है वो यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, ये इतना सा यहाँ से काफ़ी है। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? 76 नंबर क्वेश्चन है। बोलते हैं स्ट्रक्चरल प्लानिंग रेफर टू। तो स्ट्रक्चरल प्लानिंग जो है वो इससे क्या आप समझते हैं? स्ट्रक्चरल प्लानिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब है चेंजिंग एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस और क्रिएटिंग न्यू वंस। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। एक स्ट्रक्चर्ड वे में जो है वो प्लानिंग करना है। एक तरह से इस तरह से समझिए, स्ट्रक्चर्ड वे में प्लानिंग करना। अगर प्लानिंग की ही बात हो रही है तो प्लानिंग कमीशन पहले हुआ करता। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग ने इसको रिप्लेस कर दिया। तो नीति आयोग की यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे? पहले तो क्वेश्चन बन जाएगा कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो नीति आयोग की स्थापना के बारे में आपको पता होना चाहिए। 1 जनवरी 2015, Jan 1 2015 को जो था वो स्थापना की गई थी। किसकी? आपने ध्यान रखना है, नीति आयोग की। नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये ध्यान रखना है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है वो इसका नाम है। तो प्लानिंग से हमें प्लानिंग कमीशन को जो बदला गया है नीति आयोग में वो भी पता चल गया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं 77 क्वेश्चन में एट विच पर्टिकुलर प्लेस ऑन अर्थ आर डेज एंड नाइट्स ऑफ इक्वल लेंथ ऑलवेज। तो बोलते हैं कि पृथ्वी के किस स्थान पर जो है वो कौन सी खास जगह ऐसी है जहाँ पर दिन और रात की एक समान लंबाई जो है वो होती है? तो दिन और रात की जो एक समान लंबाई होती है वो इक्वेटर पर होती है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर इक्वेटर की बात हो ही रही है तो हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात भी यहाँ पर कर लेते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करना भी ज़रूरी है। अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करते हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया में कितने स्टेट से होकर गुजरता है? तो इंडिया में ये 8 स्टेट से होकर गुजरता है। कौन कौन से ये स्टेट हैं? एक तो सबसे पहले राजस्थान आता है, राजस्थान के बाद गुजरात आता है, गुजरात के बाद मध्य प्रदेश जो है वो आता है, उसके बाद छत्तीसगढ़ जो है वो आता है, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड आता है, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल जो है वो आता है और वेस्ट बंगाल के बाद जो है वो त्रिपुरा आता है, त्रिपुरा के बाद मिजोरम आता है। ये आपने ध्यान रखना है। ये 8 स्टेट हैं जहाँ से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया में होकर गुजरता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं जिब्राल्टर इज अ डिपेंडेंसी ऑफ। तो बोलते हैं जिब्राल्टर किसका अधीन क्षेत्र है? तो जिब्राल्टर की अगर हम बात करें तो जिब्राल्टर जो है वो ब्रिटेन का ये अधीन क्षेत्र है। ऑप्शन सी सही आंसर है। इस तरह के नेट सेट क्वेश्चंस होते हैं, पूछे गए तो डायरेक्टली पूछ लिए जाएंगे और सीधे 1-2 नंबर जो है ये दे देते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट। तो वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट डेजर्ट है, रेगिस्तान है सबसे बड़ा, वो कौन सा है? बहुत बार हमने पढ़ा है, सहारा रेगिस्तान। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच इज़ कॉल्ड हैरिंग पॉन्ड। तो हैरिंग पॉन्ड इनमें से किसको बोला जाता है? अगर हम हैरिंग पॉन्ड की बात करें तो अटलांटिक ओशियन को। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अटलांटिक ओशियन को जो है वो हैरिंग पॉन्ड भी जो है वो बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। तो बोलते हैं इनमें से कौन सा जो है वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली यानी कि संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अगर हम संविधान सभा के सदस्यों की बात करते हैं तो इनमें से संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण जो था वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर नहीं थे। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की बात करना भी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से हर एक छोटे बड़े एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है और कॉमन सा क्वेश्चन तो ये हो जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर जो था वो कौन नहीं था, कौन था। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की पहली मीटिंग कब हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग
कब हुई थी? तो फर्स्ट मीटिंग हुई थी दिसंबर महीने की 9 तारीख को, ईयर था 1946। ये आपने ध्यान रखना है। आपने ध्यान रखना है कि ओल्डेस्ट मेंबर कौन थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के? वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और इनको जो था वो टेम्परेरी प्रेसिडेंट भी जो था वो इस असेंबली का बनाया गया था। उसके बाद परमानेंट प्रेसिडेंट कौन बने थे? परमानेंट प्रेसिडेंट जो था वो बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो भी उनका नाम भी ज़रूरी है। और उन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिए गए, इनके अलावा 2 वाइस प्रेसिडेंट भी बनाए गए थे। एक तो थे H.C. मुखर्जी, H.C. मुखर्जी का नाम आपने ध्यान रखना है। दूसरे थे V.T. कृष्णमचारी का नाम भी ध्यान रखना है। ये 2 वाइस प्रेसिडेंट जो था वो बने थे। हम इतना ही कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के बारे में जानेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 97 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो बोलते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री की ड्यूटीज़ को जो है वो डिफाइन करता है? तो मुख्यमंत्री की ड्यूटीज़ को डिफाइन करने वाला जो आर्टिकल इनमें से है वो है आर्टिकल नंबर 167, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। वैसे ही हमारे पास आर्टिकल नंबर 163 भी आता है। 163 आर्टिकल कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज गवर्नर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होगा वो सलाह दे सकता है गवर्नर को, तो वो एड एंड एडवाइज टू गवर्नर जो है वो संबंधित है। आपने ये भी ध्यान रखना है कि ये तो हो गया चीफ मिनिस्टर का। ड्यूटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर ये जो है वो कौन से आर्टिकल में है? ड्यूटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स का भी पता होना चाहिए, वो आर्टिकल नंबर 78 में आती है। जैसे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस दे सकते हैं जो गवर्नर होता है स्टेट का उनको, वैसे ही जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेंटर में जो है वो एड एंड एडवाइस दे सकते हैं प्रेसिडेंट को। वो कौन सा आर्टिकल है? वो 74 आर्टिकल है। 74 आर्टिकल हो गया, 78 आर्टिकल हो गया, 163 आर्टिकल हो गया, 163 के अलावा 167 आर्टिकल हो गया। तो इन आर्टिकल्स को यहाँ पर ज़रूर ध्यान रखना। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हाई कोर्ट ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। देखो कुछ एक स्टेट ऐसे हैं जिनके पास अपना हाई कोर्ट नहीं है, किसी और स्टेट में उनका हाई कोर्ट आता है। तो वैसे ही आपने ध्यान रखना है कि जो अंडमान निकोबार का हाई कोर्ट है वो हाई कोर्ट अंडमान निकोबार में नहीं है। ये हाई कोर्ट कहाँ पर स्थित है? ये हाई कोर्ट जो है वो कलकत्ता में स्थित है, यानी कि वेस्ट बंगाल में स्थित है। तो वेस्ट बंगाल इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, वेस्ट बंगाल में अगर हम बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल का जो हाई कोर्ट है यानी कि कलकत्ता हाई कोर्ट जो हमारे पास आता है उसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं? उसमें एक तो वेस्ट बंगाल आता है, दूसरा यहाँ पर अंडमान निकोबार जो है वो आता है। वैसे ही हमारे पास चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ में जो है वो किस स्टेट का हेडक्वार्टर आता है, सॉरी हाई कोर्ट आता है? तो चंडीगढ़ में जो है वो पंजाब हाई कोर्ट आता है, हरियाणा हाई कोर्ट आता है। तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट भी आपने इस तरह से जो है वो याद रखना है। अच्छा, ये भी हो गया। आपने ये भी ध्यान रखना है कि पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट का भी पता चल गया आपको, अंडमान निकोबार इनके कलकत्ता हाई कोर्ट का भी पता चल गया, जो कि मद्रास हाई कोर्ट आता है। मद्रास हाई कोर्ट में कौन कौन से स्टेट आते हैं? मद्रास हाई कोर्ट में एक तमिलनाडु आता है, एक पुडुचेरी जो है वो आता है। और उसी तरह ध्यान रखना है बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट में महाराष्ट्र आता है, गोवा आता है, दमन दीव आता है, दादर नगर हवेली जो है वो यहाँ पर आता है। गुवाहाटी हाई कोर्ट हो गया, ये इस हाई कोर्ट में गुवाहाटी में असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जो है वो आते हैं। हिमाचल प्रदेश के पास तो अपना हाई कोर्ट है और 1971 में उस हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। आगे बोलते हैं फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया एंड द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन वाज हेल्ड इन। तो भारत में जो सर्वप्रथम सामान्य निर्वाचन हुए थे और संविधान में जो पहला संशोधन आयोजित हुआ था वो कब हुआ था? तो फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन वाज हेल्ड इन और द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया हेल्ड इन, ये कब हुए थे? अगर इनकी बात करें तो ये 1951 में जो था वो हुआ था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इतना यहाँ से ध्यान रखिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल लुक्स आफ्टर द केसेस रिलेटेड विद। तो बोलते हैं जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, वो किस तरह के केसेस को जो है वो देखता है? तो एनजीटी जो है वो एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड केसेस को जो है वो देखता है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा एनजीटी का। अच्छा, अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर देख लेना और उसको ज्वाइन कर लेना। जो ज्वाइन करने से ऐसा होगा जब भी कोई अपडेट व्हाट्सएप पर हम देंगे तो वो आपको मिल जाएगी। व्हाट्सएप बड़ा ही कॉमन सा एक तरीका है हमारे साथ जुड़ने का और व्हाट्सएप सभी यूज़ भी करते हैं, तो इजीली आप यहाँ पर जो है वो अपडेट रह सकते हैं। व्हाट्सएप के अलावा भी आप हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर तो आप जुड़े ही होंगे, अगर नहीं जुड़े हैं तो अपने टेलीग्राम से सर्च करना
allexam31 आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। अब टेलीग्राम पर पिन किया हुआ देखना, वहाँ पर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, तो वहाँ पर भी हमें ज्वाइन कर लेना। अभी एक क्वेश्चन मैं भी आपसे पूछता हूँ। अच्छा, हाईकोर्ट की ही हम बात कर रहे थे कुछ टाइम पहले, तो हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है और उनका कार्यकाल कितना होता है, वो जल्दी से कमेंट करके बताइए। हाई कोर्ट के बारे में जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स हिमाचल प्रदेश हैड इन 1967, तो बोलते हैं कि 1967 में हिमाचल प्रदेश में ज़िले कितने थे। देखो स्टार्टिंग से अगर आप काउंट करना स्टार्ट करेंगे ना, जब 1948 में हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था, तो जब 1948 में हिमाचल प्रदेश को गठित किया गया तो उस टाइम इसमें कितने ज़िले थे, 4 ज़िले उस टाइम यहाँ पर हुआ करते थे। फिर 5वें नंबर का ज़िला इसमें बिलासपुर जुड़ा था, 6ठे नंबर का ज़िला इसमें किन्नौर जुड़ा था। अब 5वें नंबर का ज़िला बिलासपुर कब जुड़ा था, ये 1954 में जो था वो मर्ज यहाँ पर हो गया था। उसके बाद 1960 में ये किन्नौर जुड़ा था और ये कितने ज़िले हो गए, 6 ज़िले हो गए। और 1966 में जब रीऑर्गेनाइज किया गया पंजाब हिल एरियाज़ को, तो 4 नए डिस्ट्रिक्ट जो था यहाँ पर आकर जुड़े थे और टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए, टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट जो था यहाँ पर हो गए थे। तो 1967 में यही 10 डिस्ट्रिक्ट जो था वो हुआ करते थे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपने ये सारा सिनेरियो अगर सुना होगा, मैंने बहुत बार ये सिनेरियो आपको बताया है कि 1948 में जब स्थापित हुआ था तो 4 ज़िले यहाँ पर हुआ करते थे। इन 4 ज़िलों में कौन कौन से ज़िले आते थे, इनमें महासू आता था, सिरमौर आता था, मंडी आता था, चंबा आता था। फिर 5वें नंबर का बिलासपुर इसमें मर्ज हो गया, 6ठे नंबर का किन्नौर इसमें जो था वो मिला आकर, और उसके बाद 1966 में जो था वो 10 अलग से ज़िले बने और इस तरह से जो था वो हिमाचल का एरिया भी इंक्रीज़ हुआ। 55,673 स्क्वायर किलोमीटर हिमाचल का एरिया हो गया। हिमाचल में जो था वो 10 नए ज़िले बन गए आकर, और ये सब चीज़ें हुई। और 2 ज़िले फिर बाद में जाकर 1972 में जो था वो बने थे। तो ये सारी चीज़ें बनती रही। ज़िले जैसे कि महासू से किन्नौर अलग हो गया, कांगड़ा से हमीरपुर अलग हो गया, ऊना अलग हो गया, ये चीज़ें होती रही, डिस्ट्रिक्ट को छोटा छोटा करते रहे, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए 83 नंबर क्वेश्चन, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ सतलुज रिवर। तो बोलते हैं सतलुज नदी के किनारे जो है इनमें से कौन सा शहर जो है या फिर कौन सा स्थान आप कह सकते हैं स्थित है। सतलुज नदी के तट पर अगर आप बात करेंगे तो इनमें से तत्तापानी जो है ये कहाँ पर है, सतलुज नदी के किनारे स्थित है। सुन्नी जो है ये भी सतलुज नदी के किनारे स्थित है और रामपुर भी आपका सतलुज नदी के किनारे स्थित है। तो ये तीनों के तीनों ही जो है वो सतलुज नदी के किनारे स्थित हैं। ऑप्शन डी सही आंसर है। तत्तापानी आपका मंडी में पड़ता है, मंडी में तत्तापानी हॉट वाटर स्प्रिंग भी है, आपको पता है, और ये हॉट वाटर स्प्रिंग जो है वो सतलुज नदी के किनारे स्थित है। सुन्नी में भी जो है सतलुज नदी के साथ ही ये सतलुज नदी साथ में ही बहती है और रामपुर में भी जो है वो सतलुज नदी साथ में ही बहती है। अगर हम इस नदी की बात करें तो ये नदी जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट नदी है। अभी एक एग्जाम हुआ था, उसमें क्या पूछा गया था कि नोगली किसकी सहायक नदी है, तो नोगली जो है वो सतलुज की सहायक नदी है। आपने ध्यान रखना है कि सतलुज नदी निकलती कहाँ से है, तो ये रक्सताल झील के समीप कहीं पर निकलती है, मानसरोवर लेक के समीप, रक्सताल में कहीं पर मानसरोवर झील के समीप कहीं निकलती है। सतुद्री जो है इसका वैदिक नाम है, वो भी ध्यान रखना है। आपने ध्यान रखना है कि ये जो है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है शिपकिला के समीप, और ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में कसोल के समीप एंटर करती है और बिलासपुर को नीला के समीप जो है छोड़ देती है। भाखड़ा डैम जो है वो भी इसी के ऊपर बना हुआ है। अराउंड 1963 जो है था ये डैम कंस्ट्रक्ट हुआ था, ये भी ध्यान रखिए। तो ये सारे क्वेश्चन हमने बहुत बार पढ़े हैं, इनको रिवाइज करते रहना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द सब डिवीजन हेडक्वार्टर ऑफ पांगी वैली इज एट। तो बोलते हैं पांगी घाटी का उपमंडल मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। देखो पांगी वैली जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है और पांगी वैली का जो स्पेसिफिक हेडक्वार्टर आपसे पूछा गया है तो वो किल्लाड़ में स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगर हम पांगी वैली की ही स्पेसिफिक रूप से बात करें ना, तो पांगी वैली के कहीं पर भी अगर आसपास कोई नदी बहती है तो थोड़े नीचे जाकर बहती है, परंतु चेनाब नदी जो है यहाँ पर बहती है। और आपने ध्यान रखना है कि अगर पांगी किसी को पहुंचना है तो पांगी पहुंचने के लिए दर्रा जो है क्रॉस करना पड़ता है। ये दर्रा कौन सा है, ये है साच दर्रा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि साच दर्रा किसको किसके साथ जोड़ता है, ये चंबा को पांगी के साथ जोड़ता है। बीच में दराती दर्रा भी आता है, जो इंपॉर्टेंट है वो तो साच दर्रा है, परंतु दराती दर्रा भी याद रखना, ये चंबा को ये पांगी के साथ जो है ये जोड़ता है दराती दर्रा, तो इसके बारे में भी ज़रूर ध्यान रखें। और आपने यहाँ से ध्यान रखना है कि पांगी से जो है आप लाहौल भी जो है वो पहुँच सकते हैं, तो लाहौल के लिए भी ये गेटवे माना जाता है। और अगर यहाँ से कुछ और भी दर्रे हम डिस्कस कर लें तो कुछ ऐसे दर्रे जो
लाहौल को भरमौर से या फिर चंबा को कहीं और से जोड़ते हैं तो उन दर्रों को जानते हैं। कुक्ती दर्रा लाहौल को भरमौर से जोड़ता है, और कुक्ती दर्रा के अलावा कालेचू दर्रा ये भी लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। दुग्गी दर्रा जो है ये भी लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। एक चंबा का दर्रा अभी एग्जाम में पूछा गया था कि चंबा को जम्मू से कौन सा दर्रा जोड़ता है, वो पादरी दर्रा जोड़ता है। चंबा को भटियात से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो चंबा भटियात को जो दर्रा आपस में जोड़ता है वो बसोधन दर्रा है। बसोधन दर्रा आप ज़रूर ध्यान रखना। ये सारे दर्रे हो गए। और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर मैंने एक जो था फ़ोटो भी शेयर किया था आपके साथ, जहाँ पर मैंने कुल्लू के दर्रे आपको बताए थे। तो वो कुल्लू के दर्रे भी आप ज़रूर ध्यान रखना, जिनमें रसूल दर्रा आता है, चंद्रखानी दर्रा आता है, तैंती दर्रा आता है, रांगछी दर्रा आता है, एनिमल पास आता है, जलोरी दर्रा आता है। जलोरी दर्रा इनर और आउटर सिराज को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट चंबा राजा श्री सिंह। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ है गिरिराज पत्रिका में, और ऐसा आपको मिल जाएगा गिरिराज पत्रिका में। सॉरी, गिरिराज पत्रिका नहीं, बलोखरा की जो सीरीज़ है, चंबा की जो सीरीज़ हमने चलाई थी ना बलोखरा की अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो चंबा में देखना आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। बोलते हैं जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो चंबा के राजा श्री सिंह का क्या एटीट्यूड रहा था। तो चंबा के राजा श्री सिंह ने जो था वो क्या किया था, अंग्रेजों की सहायता करने के लिए जो था वो मियाँ अवतार सिंह की नेतृत्व में जो था वो एक सैन्य टुकड़ी जो था वो डलहौजी भेजी थी। ऑप्शन सी सही आंसर है। सेंड ट्रूप्स टू डलहौजी अंडर द लीडरशिप ऑफ मियाँ अवतार सिंह इन द सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश। तो ये आपने ध्यान रखना है। चंबा के बारे में हम सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं अभी। चंबा रियासत की स्थापना राजा मारू वर्मन के द्वारा की गई थी। चंबा के पहले राजा जिन्होंने वर्मन का टाइटल अडॉप्ट किया था वो थे आदित्य वर्मन का नाम आपने ध्यान रखना है। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जब चंबा पर किराज के द्वारा अटैक किया गया था तो उस टाइम चंबा के राजा कौन थे, तो उस टाइम चंबा के राजा लक्ष्मी वर्मन थे। लक्ष्मी वर्मन का नाम ध्यान रखना है। और चंबा शहर की स्थापना किसने की थी, चंबा शहर की स्थापना राजा साहिल वर्मन के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन पूछ जाता है कि उस टाइम चंबा के शासक कौन थे जब महमूद गौरी के द्वारा जो था वो 1191 में जो था वो इंडिया के ऊपर अटैक किया गया था। जब महमूद गौरी ने इंडिया के ऊपर 1191 में जो था वो अटैक किया था तो उस टाइम चंबा के राजा विजय वर्मन हुआ करते थे। चंबा के राजा जो अकबर के समकालीन थे वो कौन थे, चंबा के राजा अकबर के समकालीन थे प्रताप सिंह वर्मन। इनका नाम जरूर ध्यान रखें। चंबा में रंग महल भी है, तो चंबा का रंग महल जो था ये किसके द्वारा स्टेबलाइज करवाया गया था, चंबा का रंग महल उमेद सिंह के द्वारा स्टेबलाइज करवाया गया था। चंबा के एक राजा जिन्होंने बारबर को अपना वजीर बनाया था, तो चंबा के जो राजा जिन्होंने बारबर को अपना वजीर बनाया था वो थे राजा उदय सिंह। राजा उदय सिंह को नाम ध्यान रखना। और चंबा के राजा भूरी सिंह, इनका ज़रूर पूछा जाता है एग्जाम में कि भूरी सिंह म्यूजियम की स्थापना जो था वो कब की गई थी, 1908 में भूरी सिंह म्यूजियम की जो था वो स्थापना की गई थी। ये ध्यान रखिए। चंबा के जो राजा थे जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो वो कौन थे, चंबा के राजा जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था वो राजा भूरी सिंह ही थे। और भूरी सिंह ने क्या किया था, उस टाइम इन्होंने भी जो था वो ब्रिटिश सरकार की सहायता की थी। और चंबा के अंतिम शासक कौन थे, तो चंबा रियासत के जो अंतिम शासक थे उनका नाम था राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह जो था वो चंबा रियासत के अंतिम शासक थे। तो ये सारे क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट जाने चंबा के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं उतबी इन हिज बुक तारीके यामिनी कॉल्ड नगरकोट एज। तो बोलते हैं उतबी ने अपनी पुस्तक तारीके यामिनी में नगरकोट को किस नाम से जाना था। इसने नगरकोट को भीमनगर कहा था। क्या कहा था, भीमनगर कहकर इसने रिप्रेजेंट किया था नगरकोट को। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगर हम उतबी की बात करें तो उतबी जो था वो महमूद गजनवी के कार्यकाल के दौरान जो था शासक के दरबारी हुआ करता था। एक महमूद गजनवी के कार्यकाल के दौरान ये दरबारी हुआ करता था। इनके शासन में विद्वान भी थे ये एक, और इनके अलावा अलबरूनी, फिरदौसी, ये सारे जो था वो महमूद गजनवी के क्या थे, महमूद गजनवी के विद्वान थे जो इनके दरबार में थे। और यहाँ से क्वेश्चन जो बन सकता है वो ये बन सकता है कि महमूद गजनवी ने कब नगरकोट पर आक्रमण किया था, तो 1009 में इसने नगरकोट पर आक्रमण किया था। ये भी ध्यान रखिए, 1009 में आक्रमण किया गया। ये जो तारीके यामिनी एक ग्रंथ है या फिर एक किताब है, ये किसके ऊपर बेस्ड है, तो ये महमूद गजनवी के ऊपर ही जो है वो बेस्ड है। महमूद गजनवी के जीवन पर आधारित ये किताब है तारीके यामिनी। ये सारे क्वेश्चंस हो गए यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। 87 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं हु वॉज गिवन विद राजगीर एज आ जागीर बाय महाराजा रणजीत सिंह इन 1828। तो बोलते हैं 1828 में महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा जो था वो जागीर के रूप में राजगीर किसे दिया गया था। तो राजगीर जो था वो जागीर के रूप में फतेह चंद को दिया गया था। ऑप्शन बी सही आंसर है, फतेह चंद। अब फतेह चंद को दिया गया।
आपने ये भी ज़रूर ध्यान रखना है कि नदौन किसको जागीर के रूप में दिया गया था, रणजीत सिंह के द्वारा, और कब दिया गया था। तो नदौन 1830 में जो था वो जागीर के रूप में दिया गया था। और नदौन किसको जागीर के रूप में दिया गया था, तो नदौन जो था वो जोधवीर सिंह को जो था वो जागीर के रूप में दिया गया था। ये सारे कांगड़ा से संबंध रखते हैं। अभी हिमाचल जीके का एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि फर्स्ट चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड जो था वो पहला जो अवार्ड दिया गया था वो कब दिया गया था, उसका ईयर आपको बताना है और किसको दिया गया था वो आपने कमेंट करके बताना है। कब दिया गया था और किसको दिया गया था फर्स्ट चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। टेलीग्राम पर अगर हमें ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ही पिन किया हुआ आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। तो इन दोनों पर हमें ज्वाइन कर लें ताकि हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो एग्जाम में आपकी हेल्प करती है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग विद वेरी पेशेंस।